झगड़े वाला प्यार। शनाया और आहिल एक ही साथ कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों ने कभी एक दूसरे की ओर ध्यान नहीं दिया, और जब दिया तो बस झगड़ा ही हुआ। शुरुआत में तो दोनों के इतने झगड़े हुए कि पूछो मत। एक बार उनके कॉलेज ने कई किस्म की प्रतियोगिताएं आयोजित की। आहिल और शनाया ने भी भाग लिया। तभी शनाया ने एक प्रतियोगिता के दौरान अपनी सहेलियों को जबरदस्ती मंच पर बुला लिया। उसी वक्त आहिल ने पहली बार शनाया की ओर ध्यान दिया। आहिल समझने लगा कि शनाया गुस्से वाली और बहुत झगड़ालू किस्म की है। उसी प्रतियोगिता में आहिल ने अपनी गायकी की प्रतिभा दिखाई। उस वक्त शनाया को मालूम पड़ा कि आहिल नाम का कोई लड़का इस दुनिया में है। फिर किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि उनके अध्यापकों ने उन्हें एक साथ एक नाटक में भाग लेने को कहा। उसी नाटक के दौरान वे दोनों अच्छे से मिले, मगर आहिल का यूं अपनी प्रतिभा बघारना शनाया को कहीं न कहीं खल गया, और उसे आहिल से चिढ़ होने लगी। कुछ दिनों तक यूं ही चलता रहा। शनाया उसे जबरदस्ती बर्दाश्त कर रही थी। फिर एक दिन उसे मालूम पड़ा कि आहिल ने नाटक करने से मना कर दिया। शनाया को उस पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उन्होंने बहुत तैयारी कर रखी थी। उसने प्यार से आहिल को समझाने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रही, और इसी वजह से उनका झगड़ा भी हो गया। शनाया को किसी और के साथ उस नाटक में भाग लेना पड़ा, मगर उसे आहिल की कमी खलने लगी। आहिल किन्हीं और कामों में व्यस्त था, मगर उसके आसपास ही होता था। धीरे धीरे न जाने कैसे शनाया आहिल की तरफ आकर्षित होती गई। उसे आहिल से सच्चा प्यार हो गया था। शनाया बस आहिल के करीब रहने का बहाना खोजती, और प्रतियोगिता के आखिरी दिन वो नाटक मनोरंजन के लिए पेश करना था। अगले ही दिन उसे पता चला कि आहिल का वो आखिरी दिन होगा कॉलेज में। किसी कारणवश उसे पढ़ाई बीच में ही छोड़नी होगी। शनाया का दिल धक से रह गया। वो टूट चुकी थी। अभी कितना कुछ बाकी था। उसे आहिल से अपने प्यार का इजहार भी तो करना था। उसकी नजरों में अब आहिल के लिए प्यार सबको दिखने लगा था। वो एकटक उसे देखती रहती थी। आहिल को थोड़ा अजीब लगता, मगर वो चुप था। देखते ही देखते वो प्रतियोगिता का आखिरी दिन भी आ गया, जो कि आहिल का भी आखिरी दिन था कॉलेज में। उसी दिन आहिल और कुछ लड़कों की लड़ाई हो गई। वो लड़के शनाया के अच्छे दोस्त भी थे, मगर शनाया ने सबके सामने अपने दोस्तों से दगा की और आहिल का साथ निभाया। आहिल को यकीन नहीं हुआ कि जो शनाया अपने दोस्तों के लिए मर भी सकती थी, उसी शनाया ने उसकी वजह से उन्हीं दोस्तों को छोड़ दिया। तभी उनके अध्यापक ने शनाया को मंच पर बुलाया और गाना गाने के लिए कहा। शनाया ने वही गीत सुनाया जो आहिल ने कुछ ही दिनों पहले उसी मंच पर गाया था। तुझसे ही तो मिली है राहत, तू ही तो अब मेरी है चाहत। मेरा मन कहने लगा, पास आके न तो दूर जा। सब तरफ तालियां गूंजने लगी, मगर किसी ने भी उसके गीत के चयन की तरफ ध्यान नहीं दिया, सिवाय आहिल के। आहिल को अब कुछ अटपटा सा लगने लगा। शनाया का यूं एकटक उसे देखना, उसके लिए दोस्तों से लड़ना, वही गीत गाना जो उसने गाया था, ये सब बातें एक ही तरफ इशारा कर रही थी, मगर उसने फिर भी ध्यान नहीं दिया। सब कार्यक्रम खत्म होने के बाद आहिल और शनाया का आमना सामना हुआ। शनाया अंदर से टूट रही थी, आहिल उससे नजरें चुरा रहा था। दोनों के पास ढेरों बातें थी कहने को, मगर चुप रहे। तभी उनके एक दोस्त ने माकर उठाया और आहिल की शर्ट पर कुछ लिख दिया। अलविदा। एक एक करके सभी ने कुछ न कुछ लिखा। शनाया ने भी कुछ लिखा था, उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामना। जब उनके दोस्त माकर लौटाने जा ही रहे थे कि शनाया ने माकर छीना। उसने आहिल की शर्ट के आगे की तरफ कुछ लिखा। उसने अपना नंबर लिखा था। शनाया वहां से निकल गई। वो इतनी दुखी थी, मगर किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। बार बार उसे आहिल का ही चेहरा नजर आता। उसे अफसोस हो रहा था कि उसने अपने दिल की बात क्यों नहीं कही। शायद प्यार के बदले दोस्ती भी खो जाने के डर से। उस दिन वो घर आकर बहुत रोई। अगले दिन उसे अपनी सहेलियों से पता चला कि अगले हफ्ते आहिल का जन्मदिन है, और वो कॉलेज भी आएगा कुछ दस्तावेजी काम के लिए। शनाया ने तो सिर्फ इतना सुना कि आहिल अगले हफ्ते कॉलेज आ रहा है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने आहिल को अब तक का सबसे बढ़िया और नायाब उपहार देने का सोचा। 4 दिन बीत गए, मगर उसे कुछ सूझा ही नहीं। फिर उसने कुछ सोचा और मुस्कुराने लगी। 2 दिन बाद आहिल आया। शनाया ने उसे सबसे पहले जन्मदिन की मुबारकबाद दी। उसे हैरानी हुई कि शनाया को उसके जन्मदिन का कैसे मालूम पड़ा। शनाया ने कहा कि उसे अक्सर ऐसी चीजें याद रह जाती हैं। आहिल ने उससे उसके दोस्तों के बारे में पूछा। शनाया ने कहा कि वो सभी कैंटीन में है, और वो यहाँ पर इसलिए थी कि सबसे पहले वो ही उसे मुबारकबाद दे सके। आहिल मुस्कुरा उठा। जब आहिल जाने लगा तो शनाया ने उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा थमा दिया।
और आहिल को पढ़ने के लिए इशारा किया। कुछ पन्ने अभी सिमटे हैं, इन्हें जरा खुलने दो। तुम्हारे बनाए रंगों को इनमें जरा घुलने दो, फिर ये किताब तुम्हारी हो जाएगी और तुम्हारी शख्सियत इसी में खो जाएगी। कुछ इसमें दाग हैं, कहीं स्याही के, कहीं यादों के, कहीं खुशी के तो कहीं गम के। कुछ इसमें भाग है, थोड़ा वक्त लगेगा पर तुम जान जाओगे। फिर कुछ यूं होगा, तुम हर जगह हमें ही पाओगे। हम खुद में ही कहानी है, हमें तुमको कब से सुनानी है। सोच लो, इसका हिस्सा बनना है या इसे अपनी बनानी है। हर एक पन्ना एक नया राज खोलेगा, हर एक हर्फ एक नई बात बोलेगा। तुम बस वो पूरा पन्ना पढ़ो, अपनी परतें हम खोलेंगे। समझने की जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, हम सरलता से अपनी बात बोलेंगे। बस तुम धैर्य मत खोना, किताब बीच में न छोड़ देना। उस आधे पढ़े पन्ने को यूं किनारे से न मोड़ देना, वरना वो अधूरापन हमेशा साथ रहेगा। किसी ने हमें बीच में छोड़ा, सबसे ये बात कहेगा। अब धक से रहने की बारी आहिल की थी। आहिल को कुछ समझ नहीं आया कि क्या प्रतिक्रिया दे। शनाया जाने लगी तो आहिल ने उसे कॉफी के लिए पूछा। शनाया ने हामी भर दी और चली गई। दोनों बहुत खुश थे। आहिल के लिए सच में उससे यादगार कोई और तोहफा हो ही नहीं सकता था। अगले दिन दोनों कॉफी के लिए मिले। थोड़ी देर चुप्पी के बाद आहिल ने ही बात शुरू की, और फिर बातों का ऐसा सिलसिला जारी हुआ जो कि बंद नहीं होना चाहता था। शनाया ने उससे कॉलेज छोड़ने की बात कही तो उसने मजबूरी कहकर वही बात खत्म कर दी। बातों ही बातों में आहिल ने शनाया से उसके दिल की बात जाननी चाहिए, और दोनों एक दूसरे से अनकहे लफ्जों में अपनी मोहब्बत का इजहार कर चुके थे। फिर भी एक आखिरी मोहर बाकी थी। कुछ ही दिनों बाद एक अनजान नंबर से शनाया को फोन आता है। फोन आहिल का था। उसने शनाया से आधिकारिक तौर पर अपने प्यार का इजहार कर दिया। शनाया को कुछ समझ नहीं आया और वो इसे मजाक समझने लगी। वो जोर जोर से हंसने लगी। आहिल ने उसे बताया कि वो सच में उससे प्यार करता है। जब उसे एहसास हुआ कि आहिल सच में कह रहा था, वो खामोश हो गई। दोनों को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था। 10 मिनट बाद शनाया ने आहिल को फोन किया और अपने दिल की बात उसे बता दी। दोनों को उनका पहला प्यार मुकम्मल मिला। तकरीबन 4 साल तक दोनों उस रिश्ते में रहे, और फिर बहुत से पारिवारिक मनमुटाव के बाद आखिरकार उनकी शादी हो गई। शादी के बाद तो आहिल उसे उसकी कविता लेखन के लिए और भी प्रोत्साहित करने लगा। धीरे धीरे शनाया भी अपना अलग मुकाम हासिल कर रही थी। शादी के 4 साल बाद शनाया और आहिल ने एक लड़की को गोद लिया। उन्होंने उसका प्यारा सा नाम रखा, आहिल और शनाया मिलाकर आशना। आशना को घर में सभी से बहुत प्यार मिला। आहिल और शनाया की तो जान बसती थी उसमें। देखते ही देखते कुछ साल बीत गए, मगर जल्द ही उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। एक कार हादसे में आहिल और शनाया की मौत हो गई और उनकी छोटी सी आशना बिखर गई। आशना का रो रो कर बुरा हाल था। आशना अब बड़ी हो चुकी थी, उसे उसकी दादी ने ही पाला। वो सच में आहिल और शनाया का मिलन थी। उसमें गायकी और लेखन दोनों गुण थे। आज उसका पहला स्टेज शो था। आज वह अपने माता पिता को बहुत याद कर रही थी। तभी उसकी दादी ने उसे कुछ कागज के टुकड़ा थमा दिया। ये क्या है दादी? जहाँ से आशना की शुरुआत हुई। मतलब, खुद ही देखो। उस कागज पर कुछ लिखा था। स्याही फीकी पड़ गई थी, मगर फिर भी उसे साफ पढ़ा जा सकता था। उस कागज पर लिखा था, कुछ पन्ने अभी सिमटे हैं, इन्हें जरा खुलने दो। तुम्हारे बनाए रंगों को इनमें जरा घुलने दो, फिर ये किताब तुम्हारी हो जाएगी और तुम्हारी शख्सियत इसी में खो जाएगी। कुछ इसमें दाग हैं, कहीं स्याही के, कहीं यादों के, कहीं खुशी के तो कहीं गम के। कुछ इसमें भाग है, थोड़ा वक्त लगेगा पर तुम जान जाओगे। फिर कुछ यूं होगा, तुम हर जगह हमें ही पाओगे। हम खुद में ही कहानी है, हमें तुमको कब से सुनानी है। सोच लो, इसका हिस्सा बनना है या इसे अपनी बनानी है। हर एक पन्ना एक नया राज खोलेगा, हर एक हर्फ एक नई बात बोलेगा। तुम बस वो पूरा पन्ना पढ़ो, अपनी परतें हम खोलेंगे। समझने की जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, हम सरलता से अपनी बात बोलेंगे। बस तुम धैर्य मत खोना, किताब बीच में न छोड़ देना। उस आधे पढ़े पन्ने को यूं किनारे से न मोड़ देना, वरना वो अधूरापन हमेशा साथ रहेगा। किसी ने इसे बीच में छोड़ा, ये बात कहेगा। आशना की आंखों में आंसू आ गए। खोया इश्क।
आज शुभम का फिर छोटी सी बात पर प्रिया से झगड़ा हो गया। बात कोई बड़ी नहीं थी, दोनों की शादी होने वाली है और दोनों ही मिलकर अपनी शादी की शॉपिंग कर रहे थे और प्रिया को हल्के गुलाबी रंग का लहंगा पसंद आया, लेकिन शुभम बोला तुम लाल रंग का लहंगा लो, लेकिन प्रिया शुभम की बात सुनने को तैयार नहीं थी। फिर क्या था, इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो गई और शुभम माल से रूठ कर चला आया। प्रिया ने उसे कई कॉल किए, लेकिन शुभम ने गुस्से से उसका कॉल रिसीव नहीं किया और समुद्र के किनारे आकर टहलने लगा। टहलते टहलते शुभम ने देखा कि एक बुजुर्ग भी छड़ी की सहारे वहां टहल रहे न हैं। तभी उन्हें कुछ ध्यान आया और उन्होंने अपने वॉलेट को अपनी पैंट की पॉकेट से निकाला, उसे खोला और कुछ देर उसे निहार कर बंद करके अपनी पॉकेट में रखने लगे, लेकिन वॉलेट पॉकेट में ना जाकर नीचे जमीन पर गिर पड़ा। अब उस वॉलेट को जमीन से उठाने पर उन बुजुर्ग को तकलीफ हो रही थी, क्योंकि वो ज्यादा झुक नहीं पा रहे थे। शुभम से ये देखा ना गया था, वो भागकर उनके पास पहुंचा और उनका वॉलेट उठाकर उन्हें उनके हाथों में दे दिया। बुजुर्ग बोले, थैंक यू बेटा, इसमें मेरी बहुत कीमती चीज रखी है। थैंक यू की कोई बात नहीं है अंकल, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि इस वॉलेट में आपकी ऐसी क्या कीमती चीज रखी है? शुभम ने पूछा। हाँ जरूर, इसमें मेरे पहले और आखिरी प्यार की तस्वीर है। जब मैं 17 साल का था तो वो मुझे मिली थी। ये उसके पास उसकी आखिरी तस्वीर थी जो उसने मुझे दी थी। अंकल, आपकी प्रेम कहानी तो बड़ी दिलचस्प लग रही है, शुभम बोला। हाँ, अब तो बस उसकी यादें ही मेरे पास हैं, इस तस्वीर के रूप में, बुजुर्ग बोले। तो क्या आप अपनी प्रेम कहानी मुझे सुना सकते हैं? शुभम बोला। जरूर, तुम सुनना चाहते हो तो जरूर सुनाऊंगा, बुजुर्ग बोले। तो सुनो, और इतना कहकर उन बुजुर्ग ने अपनी कहानी कहनी शुरू कर दी। बात उस समय की है जब मैं 17 साल का था, तो मेरे बड़े भाईजान फारूक अंसारी के बहुत ही अजीज दोस्त थे, जिनका नाम गिरवान दत्त था। उनकी शादी तय हो गई, तो हमारे परिवार को भी शादी का न्योता आया। कोई उनके ताल्लुकात हमारे परिवार से बहुत अच्छे थे, इसलिए हम दोनों भाइयों का उस शादी में जाना बहुत जरूरी था और हम पहुंचे भी। तब बारातें 3 दिन की हुआ करती थी, मतलब 3 दिन खूब खातिरदारी। जहां बारात गई थी, वो गांव बहुत ही खूबसूरत था और हमरा जनवासा, लड़की वालों से कुछ दूर स्थित सरकारी पाठशाला में था, और वहीं मीठे पानी का कुआं भी था, जहां सारे गांव की औरतें और लड़कियां पीने का पानी लेने उस कुएं पर आती थी, और हम बारातियों को भी उसी कुएं पर नहाने के लिए कहा गया था, क्योंकि पहले इतनी सुविधाएं ही नहीं होती थी। गर्मियों का मौसम था, तो शाम को मेरी नहाने की इच्छा हो गई। मैं कुएं पर पहुंचा तो एक लड़की पानी भर रही थी, वो भी लगभग मेरी हमउम्र रही होगी। उसने कुएं से बाल्टी की मदद से पानी निकाला, अपने दोनों घड़े भरेन और चल दी, एक के ऊपर घड़े अपने सिर पर रखे हुए। तभी उसके पैर में बबूल का कांटा चुभ गया और उसका संतुलन बिगड़ गया, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ी। घड़े भी फूट गए। उसे गिरा हुआ देखकर मुझे अच्छा ना लगा और मैंने दौड़कर उसे उठाया, लेकिन वो खड़ी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उसके पैर में कांटा चुभा था। फिर मैंने उसके पैर का कांटा भी निकाल दिया। कांटा निकलते ही वो कुछ बिना बोले ही वहां से चली गई, लेकिन इस बीच उसके चेहरे की मासूमियत ने मेरा दिल जीत लिया था। रात को हम सब बाराती लड़की वालों के घर खाने पर पहुंचे, तब मुझे वो लड़की फिर से दिखी, लेकिन उसके तरफ पेट्रोमैक्स की रोशनी नहीं पहुंच पा रही थी, इसलिए मैं उसे ठीक से नहीं देख पा रहा था, लेकिन वो मुझे अच्छे से देख पा रही थी और वो मुझे बार बार निहारे जा रही थी। दूसरे दिन मैं जनवासे में ना रुका और गांव घूमने निकल पड़ा। मुझे आमों का एक बगीचा दिखा और माली से पूछकर मैंने वहां कुछ देर रुकने की इजाजत मांगी। माली ने इजाजत भी दे दी। मैं कुछ देर एक पेड़ के नीचे लेटा रहा, फिर बगीचे में घूमने लगा। वहां कुछ फूलों के ही पौधे थे, पता नहीं मुझे क्या सूझी, मैं उन्हें तोड़कर गुलदस्ता बनाने लगा। तभी मुझे किसी के हंसने की आवाज आई और मैं देखा कि 2-3 लड़कियां पेड़ों से कच्चे आम तोड़कर खा रही थीं। मैं वहां पहुंचा तो वो चुप हो गई और जाने लगी। उनमें एक वो भी थी कुएं के पास, जिसके पैर में कांटा चुभा था। मैंने कहा, ठहरो। वो बोली, क्यों? मैंने कहा, नाम तो बताती जाओ। तभी उन लड़कियों में से एक बोली, ये क्यों अपना नाम बताएं? पहले आप अपना नाम बताएं, हमें भी तो पता होना चाहिए कि जिसने हमारी सहेली के पैर से कांटा निकाला है उसका नाम क्या है। अंडस्को अंडस्को अंडस्को। अच्छा, तो आपकी सहेली ने आपको सब बता दिया? मैंने कहा, क्यों नहीं बताएगी जी, आखिर हमारी सहेली जो है। उनमें से दूसरी बोली, तो फिर आप ही लौंग अपनी सहेली का नाम बता दीजिए। मैंने कहा, पहले आप अपना नाम बताइए जी। उनमें से एक बोली, जी, मेरा नाम मुख्तार अंसारी है। मैंने कहा, ये सुनकर सब सन रह गए, क्योंकि शायद मैं मुस्लिम था इसलिए, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि अब तो सहेली का नाम बता दीजिए। जी, इसका नाम अहिल्या है। उनमें से एक बोली, जी, नाम तो बहुत अच्छा है। मैंने कहा, अच्छा जी, तो ये फूलों का गुच्छा किसके लिए है?
उनमें से एक ने पूछा। जी, अगर आपकी सहेली को पसंद है तो उन्हें दे दीजिए, मैंने कहा। तो लाए, और उनमें एक मेरे हाथ से फूलों का गुच्छा लेकर भाग गई। दूसरे दिन भी हमारी मुलाकात हुई और हमारे दिलों ने एक दूसरे को अपना बना लिया। शादी खत्म हो गई और हम बिछड़ गए। वो भी शादी में आई हुई थी, लेकिन उससे इतनी बात ना हो सकी कि मैं उससे उसका पता ठिकाना पूछ सकता, और शायद उसे पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, लेकिन उसके पास उसकी एक छोटी सी तस्वीर थी जो उसने अपनी सहेली के द्वारा मुझे भिजवा दी। ये वही तस्वीर है जो अभी तक मेरे वॉलेट में है। फिर हम ऐसे बिछड़े कि कभी मिल ना सके। घर वालों के लाख कोशिशों के बावजूद भी मैंने निकाह ना पढ़वाया, और उसका तो मुझे पता नहीं कि वो कहाँ है और कैसी है। मुख्तार साहब की बात सुनकर शुभम बोला। क्या मैं उनकी तस्वीर देख सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, मुख्तार साहब बोले। शुभम ने तस्वीर देखी थी तो अवाक होकर बोला। क्या मैं आपको कहीं ले जा सकता हूँ? लेकिन कहाँ? मुख्तार साहब बोले। बस आप चलिए, शुभम बोला। और शुभम मुख्तार साहब को अपनी कार में बैठाकर किसी के घर ले गया और दरवाजे की घंटी बजाई। किसी ने दरवाजा खोला और बोली, आ गया तू? प्रिया का फोन आया था कि तू उससे रूठकर चला आया है। अरे अहिल्या बुआ, वो सब छोड़ो, इनसे मिलो और वो सूखे हुए फूलों का गुच्छा इन्हें दिखाओ जो आपने उसे अभी तक फ्रेम करवा कर रखा है। क्या कह रहा है रे तू? अहिल्या बोली। हाँ बुआ, जिनके लिए आपने आज तक अपनी गृहस्थी नहीं बसाई, सारी दुनिया से लड़ी, वो मिल गए हैं, ये देखिए वो रहे। शुभम बोला। अहिल्या ने बाहर आकर देखा और मुख्तार साहब ने अहिल्या को, और दोनों की आंखें प्रेम भरे आंसुओं के साथ बरस पड़ी। शुभम भी उन दोनों को देखकर अपने आंसुओं को रोक नहीं सका और चल पड़ा प्रिया को मनाने। नाकाम इश्क। चाय का कप लेकर पर्दा हटाकर मैं खिड़की के सामने जा खड़ा हुआ। धुंधुआते बादल जमकर बरस गए थे। आह्लादक हल्की ठंड सभर शाम रंगीन करने की बजाय आज मेरे मन को आलस से भर रही थी। क्यों ना आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा। एक लेखक के मन को ऐसा मौसम लिखने के लिए प्रेरित करता है, पर मुझे आज कुछ भी लिखने का मन नहीं किया तो मोबाइल लेकर बालकनी में आकर झूले पर बैठ गया। व्हाट्सएप पर थोड़े दोस्तों के मैसेज के रिप्लाई देकर फेसबुक पर नए आए वीडियो देख रहा था कि मैसेंजर पर किसी अनजान लड़की का मैसेज आया। हेलो गौरव जी, मैं मुंबई से तान्या जोशी, आपका उपन्यास इश्क में देर हो गई पढ़ा। वैसे तो आपकी हर रचना, आर्टिकल्स और लघुकथाएं पढ़ती ही रहती हूँ, पर इश्क में देर हो गई, पढ़कर रहा नहीं गया तो मैसेज कर दिया। क्या कमाल के लेखक है आप, हर विषय पर लिखने का आपका हुनर काबिले तारीफ है। जैसे जैसे आपको पढ़ती गई आपकी हर रचना अपनी सी लगी। मुझे भी लिखने का शौक है, पर पढ़ाई से फुर्सत कहाँ। लिखूंगी मैं भी आपकी तरह। फिलहाल ईश्वर से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ कि आप खूब लिखें और आगे बढ़ें। आपकी वर्ल्ड बेस्ट फैन तान्या। मैंने सबसे पहले अपनी नई फैन तान्या की प्रोफाइल खोलकर देखी। डीपी बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी, कोई भी पहली नजर में प्यार में पड़ जाए। मैं भी इंसान ही था और सीने में दिल भी, जो तान्या की पिक देखकर थोड़ा उछल ही पड़ा, पर कंट्रोल बेटा करते मैंने टपार दिया। ना जान ना पहचान चल पड़ा फ्लर्टिंग करने। मेरी पेंडिंग फ्रेंड्स रिक्वेस्ट लिस्ट में तान्या जोशी की डीपी देखी, खुद ब खुद अंगूठे ने बिना इजाजत मांगे एक्सेप्ट कर ली। तान्या की प्रोफाइल में मेरी मोस्ट ऑफ कविताएं शेयर की हुई दिखी। अच्छा लगा मुझे ये जानकर कि कोई मुझे शिद्दत से पढ़ता है। आज शायद फुर्सत भी थी और दिल भी दीवाना, तो ख्यालों की गाड़ी इस विषय की पटरी पकड़ते आगे बढ़ने लगी। प्यार, इश्क, मोहब्बत के बारे में तो आज तक सोचा ही नहीं। पहले पढ़ाई से फुर्सत नहीं थी, फिर लेखन के चस्के ने लपेट लिया, या तो यूं भी कह सकते हैं कि आज तक ऐसी कोई मिली ही नहीं। क्या कारण था पता नहीं। वैसे देखा जाए तो मेरे फैंस फॉलोवर्स में ज्यादातर लड़कियां ही थी, पर किसी पर मन नहीं ठहरा, तो आज अचानक इस नई फैन में ऐसा क्या देखा, बावरे दिल ने की प्रोफाइल तक पहुंच गया। खैर, आगे सोचने से दिमाग ने मना कर दिया, और भूख भी लगी थी तो उठकर किचन में आ गया। अकेले बंदे का किचन जैसा होता है वैसा ही था, तितर बितर सा। मार्केट जाने का समय ही नहीं मिला तो कुछ था ही नहीं। फ्रिज खोला तो बस वही ब्रेड बटर मैगी और अंडे दिखे। नहीं खाना वही सब। कुर्ता पहनकर निकल गया पास वाले उडुपी रेस्टोरेंट में। मेंदू वड़े और इडली से काम चल गया। हल्की रोशनी और बरसाती मौसम पेट भरते ही अच्छा लगने लगा। घर जाने का मन नहीं किया तो एक्सप्रेसो डार्क कॉफी का ऑर्डर देकर वापस मोबाइल खोला। ट्रेन फिर से तान्या का मैसेज दिखा। हाय गौरव जी, फैंस को यूं इग्नोर नहीं करते, आपने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। दरअसल मैं असमंजस में था, इतनी सुंदर लड़की के आगे हक्का बक्का हो गया था। क्या लिखूं सोच ही रहा था कि गुस्से वाला इमोजी भेजकर तान्या ऑफलाइन हो गई। मुझे थोड़ी राहत हुई, मैंने हंसी वाला इमोजी भेज दिया और सोचने लगा कि क्या जवाब दूं।
दिल से आवाज आए, अबे डफर आगे बढ़, इतना बड़ा लेखक हजारों रचनाएं लिख ली, आज चंद शब्दों का मोहताज क्यों हो रहा है। इश्क वाले एहसास ने अंगड़ाई ली और लबों पर हंसी ने कब्जा ले लिया और अंगूठा अपना करतब दिखाते चल पड़ा। मेरी वर्ल्ड बेस्ट फैन प्रिय तान्या जी, अरे नहीं, आप जैसी स्वीट गर्ल को कोई इग्नोर कैसे कर सकता है। बस थोड़ा काम में व्यस्त था। मेरी रचनाओं की और इश्क में देर हो गई। कहानी की तारीफ के लिए शुक्रिया। अच्छा लगा जानकर कि आप जैसी स्मार्ट, इंटेलिजेंट और सुंदर लड़की हम जैसे बेफिक्रे की फैन है। मेरी दोस्त बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैसेज सेंड कर दिया। इंस्टेंट हंसता हुआ इमोजी और गुलाब का फूल मैसेंजर में झिलमिला उठा और उसी पल से एक सुनहरे रिश्ते का सिलसिला मैसेंजर पर दौड़ने लगा। बाप रे रे रे, कितनी बातूनी लड़की, और साथ में प्रबुद्ध और हर विषय पर बिंदास चर्चा करने वाली तान्या आहिस्ता आहिस्ता मेरे वजूद को समूचा अपनी ओर खींचने लगी। रोज सुबह की पहली गुड मॉर्निंग और रात की सबसे आखिरी गुड नाइट तान्या से शुरू और तान्या पर खत्म होती थी। ना इकरार, ना इजहार, ना प्यार, इश्क मोहब्बत की बातें, ना कोई छिछोरापन, फिर भी एक कशिश भरा मदमस्त रिश्ता जुड़ गया था हम दोनों का। आधा दिन भी एक दूसरे से बात नहीं होती तो बेचैनी सी छा जाती। न काम में जी लगता, ना लिखने में, मानो एक दूसरे की आदत बन गए थे हम दोनों। कि एक दिन माँ पापा का फोन आया, गौरव अब तो शादी कर ले, तेरे लिए 3-4 लड़कियां देख रखी है, कुछ दिनों के लिए आजा और मिल ले सबसे, कोई पसंद आए तो बात आगे बढ़ाते हैं। अहमदाबाद छोड़े 5 साल हो गए थे। MBA खत्म होते ही दिल्ली की मल्टीनेशनल कंपनी में शानदार नौकरी लग गई थी। तब से अकेले रहने की आदत हो गई थी, तो शादी वादी की झंझट के बारे में सोचा ही नहीं। पर इस तन ने 3 दशक देख लिए, 30वां साल चल रहा था, तो माँ पापा की चिंता जायज थी। और अब तो दिल भी कुछ मोर मांग रहा था, तो लगा हाँ यार, अब तो सेटल होना मांगता है। और इस ख्याल के साथ ही तान्या का चेहरा रूह के भीतर झिलमिलाने लगा। पर क्यों? शादी से तान्या का क्या लेना देना? मन के इस सवाल पर दिल नाराज हो गया और बोला, अबे मेरी पसंद तो पूछ, तान्या क्यों नहीं। उस पर मन उड़ चला, इंद्रधनुषी सपने देखने, भविष्य की कल्पना करते तसव्वुर में तान्या का हाथ थामे 7 फेरे से लेकर बुढ़ापे तक के सफर पर। आहा, कितना सुखद और आह्लादक सफर रहेगा। ताउम्र तान्या के संग बुरा होना मंजूर है, पर क्या तान्या के दिमाग ने कभी ऐसे सफर की कल्पना की होगी? क्या वो भी मेरा हाथ थामे जिंदगी के सफर में मेरा हमसफर बनने के सपने देखती होगी? 1 साल चेटिंग में बीता, दोस्ती से भी एक कदम आगे था रिश्ता, 2 बदन एक जान जैसा। पर शादी या संसार के बारे में ना कभी मैंने बात की, ना तान्या ने, तो फिर शादी की बात आते ही मेरा पूरा अस्तित्व तान्या की घोषणा करते विपक्ष में क्यों जा बैठा। कैसे जान सकता हूँ तान्या के मन की बात, सीधा पूछ लूं? नहीं, नहीं, कहीं बुरा मान गई तो? असमंजस में घिरा, पहले माँ पापा को फोन किया। माँ उतावले लहजे में बोली, कब आ रहा है बेटा, लड़की वालों को कौन सी तारीख मिलने के लिए बोले? थोड़ा सोचकर मैंने माँ से कहा, माँ कुछ दिन रुकिए, मैं ऑफिस में छुट्टी का बंदोबस्त करके आपको बताता हूँ। और माँ से औपचारिक बात करके मैंने फोन काट दिया, क्योंकि दिल और मन में घमासान मचा था। धरती से लेकर अंबर तक तान्या ही तान्या का साम्राज्य था। एक ललक उठ रही थी, बस एक बार तान्या के दिल की बात जान लूं, फिर चाहे वो ना भी कर दे तो कोई गम नहीं। पर जब मेरे पूरे अस्तित्व पर तान्या का कब्जा है, तो किसी और के साथ शादी करके किसी लड़की की जिंदगी खराब नहीं कर सकता, और चद्दर तान कर सो गया। आज की सुबह इतनी बोरिंग क्यों है यार? आंखें खुलते ही रात के आखिरी ख्याल ने अंगड़ाई ली, शादी, तान्या और कश्मकश। मोबाइल खोला और ट्रिन तान्या के हंसते हुए इमोजी के साथ गुड मॉर्निंग मैसेज ने दस्तक दी, जिसे देखकर ख्वाबगाह के भीतर सपनों ने फिर से करवट ली। पर विचारों के पुल को तोड़ती दरवाजे पर घंटी बजी। ये लो, सुबह सुबह कुरियर वाला क्या दे गया। खोलकर देखा तो आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मेरा उपन्यास इश्क में देर हो गई बेस्ट सेलर साबित हुई, उसके लिए अगले रविवार को बुकर्स अवार्ड के लिए मुंबई से बुलावा आया है। ओह माय गॉड, मैं पूरा का पूरा नास्तिक फिर भी पहली बार आसमान की ओर देखकर मुस्कुरा दिया। शायद उसका ही कोई संकेत था जो ये अवार्ड फंक्शन मुंबई में आयोजित हो रहा है, जहां पर इस दिल की पसंद विराजमान है। मन खुशी से पागल हुआ जा रहा था। ये खबर सबसे पहले तान्या को ही देता हूँ, ये सोचकर मोबाइल खोला, पर ना जो मजा सरप्राइज में है वो पहले से बता देने में। कहाँ, मुंबई पहुंचकर सीधा मिलने ही बुलाऊंगा, और हाँ, प्रपोज भी तो करना है। अचानक से मेरी फीलिंग जानकर उस नाज़नीन का खुशियों से खिलखिलाता चेहरा अपनी हथेलियों में भरकर चूमने की कशिश कैसे मिस कर सकता हूँ। आहे है, शनिवार को अभी 4 दिन बाकी है, कैसे कटेंगे? जैसे शांत सरोवर में किसी ने कंकर फेंक दिया हो, ऐसे अचानक से जिंदगी खलबली मचाते करवट ले रही थी।
अब तक आजाद पंछी सा उड़ रहा था, अब घोंसला सजाने के दिन आ रहे थे। 1 से 2 होना सब कुछ बदल देता है। जिम्मेदारियों की आदत हरगिज नहीं थी। 7 फेरे के बाद सच में दुनिया घूम जाती होगी यार। ऐसा तो नहीं था। मैं इश्क के रंग हजारों है, सच में प्यार इश्क मोहब्बत लिखने को बखूबी लिख लेता हूँ, पर अब जब खुद को हो गया है तो सब कुछ रंगीन ही रंगीन लग रहा है। मनचाहे एहसास बिना बात के भी होंठों पर हंसी की बौछार भर देते हैं। ऐसे ही सुनहरे सपने और आने वाले कल के हसीन ख्यालों में ही 2 दिन बीत गए। पहली बार तान्या को मिलूंगा और यस प्रपोज भी तो करना है, खाली हाथ थोड़ी जाऊंगा। और बंदा चल पड़ा अपनी महबूबा के लिए शॉपिंग करने। ओह निकल तो पड़ा, पर क्या लूं, क्या देते हैं लड़कियों को यार। तान्या की पसंद वैसे थोड़ी बहुत तो मुझे पता है, तो सबसे पहले ब्रांडेड पर्स के शोरूम में गया। मस्त ब्लैक कलर का लेदर पर्स लिया। सामने ही स्वरोज की ज्वेलरी का शोरूम दिखा तो वहां घुस गया। अंगूठी तो अभी देर की बात थी, तो डायमंड का एक्सपेंसिव ब्रेसलेट ही ले लिया। और लड़की से मिलने जाओ और चॉकलेट ना दो तो बुद्धू की कैटेगरी में ही बिठा दिए जाओगे मिस्टर गौरव। चॉकलेट का गिफ्ट हैम्पर तो लेना बनता ही है। 2 दिन में सारी तैयारियां हो गई। कल सुबह 8 बजे की फ्लाइट थी, तो 5 बजे एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा। चलो सो जाते हैं भय। पर 12 बजे तक तान्या से चैटिंग चली और दोहरी खुशी रात भर आंख मिचौली खेलती रही, तो मुश्किल से 2 घंटे सो पाया कि 4 बजे मोबाइल में अलार्म की धंधनाटी ने उठा दिया। मुसाफरी मेरे लिए बोरिंग क्रिया ही रही है, पर आज पहली बार इतने उत्साह से कहीं जाने के लिए उतावला हो रहा था। पर माँ की अंधश्रद्धा याद आ गई। किसी भी बात की खुशी ज्यादा नहीं मनानी चाहिए, खुद की ही नजर लग जाती है। आज मैं क्यों नास्तिक होता जा रहा था पता नहीं। सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके प्लेन में बैठ गया। मुंबई की धरती पर पैर रखते ही मानो तान्या की उंगलियों को छू लिया हो, ऐसी झंझनाहट पूरे बदन में दौड़ गई। ऑफिस काम से पहले कई बार मुंबई आ चुका हूँ, पर मानो पहली बार आया हूँ ऐसा रोमांच पनप रहा था। पर अब रहा नहीं जाता। तान्या के इतने करीब आकर अब दूर कैसे रह सकता हूँ। चेकआउट करके बाहर निकलते ही तान्या को फोन लगाया। दिल राजधानी की रफ्तार से गतिशील होते भागने लगा। सामने से तान्या की सुमधुर हेलो सुनाई दी। मैंने कहा गैस करो मैं कहाँ हूँ। तान्या कुछ समझी नहीं, बोली कहीं पिकनिक पर गए हो क्या। मैंने कहा बिल्कुल गया हूँ, मुंबई की चौपाटी पर बैठकर चने खा रहा हूँ। यस पागल, मुंबई की सरजमीन पर तुम्हारे बहुत ही करीब हूँ। ओह माय गॉड, कहते उछल पड़ी। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, बस अभी के अभी घर आ जाओ। ये क्या बात हुई, कम से कम कल बताते, मैं एयरपोर्ट लेने आती ना। खैर कहो कब मिल रहे हो। मैंने कहा ओ बवंडर, थोड़ी सांस तो ले लो, आया हूं तो मिले बिना थोड़ी जाऊंगा। फिर बुकर्स अवार्ड वाली बात बताकर सारा प्रोग्राम समझाया और कहा थोड़ा काम है, 1-2 लोगों से मिलना है, तो सब निपटा कर शाम 7 बजे होटल सन एंड सेंट में मिलते हैं। तान्या उछल पड़ी, एक साथ दो सरप्राइज, वाह देखा मेरी दुआ रंग लाई, मिल गया ना अवार्ड। मिस्टर गौरव खन्ना, आज का डिनर आपकी ओर से, समझे, बस पार्टी तो बनती है बोस। मैंने कहा ओ बेबी ऑयज यू लाइक की, तो मिलते हैं शाम 7 बजे। शाम 6 बजे तक सारे काम निपटा कर होटल सन एंड सेंट पहुंच गया। अवार्ड फंक्शन के आयोजक ने इसी होटल में ही रूम बुक करवा दिया था, तो जल्दी से फ्रेश होकर तैयार हो गया। लिवाइस जीन और स्पाइकर के व्हाइट टी शर्ट में बंदा किसी हीरो से कम नहीं लग रहा। आहा मिस तान्या, इस आंखों के जादू से बचकर कहाँ जाओगी। प्रपोज मैं करने वाला हूँ, पर हमें देखकर आप ही पहल कर दोगी। और नीचे आकर तान्या के लिए ली हुई गिफ्ट, चॉकलेट और रेड रोज का गुलदस्ता सब रिसेप्शनिस्ट को देकर बोला, जब मैं मिस कॉल दूं तो ये सारी चीजें टेबल तक पहुंचा देना प्लीज। रिसेप्शनिस्ट ने खुश होकर बेस्ट लक सर कहते सारी चीजें पास में रख दी और मैं रिसेप्शन हॉल में तान्या का इंतजार करने लगा। तान्या का मैसेज आया, जस्ट ऑन द वे मिस्टर गौरव, नाउ लेट्स रेडी फॉर द सरप्राइज फॉर मी। मैं सोच में पड़े गया, तान्या क्या सरप्राइज देने वाली होगी। कहीं वो भी तो प्रपोज करने की नहीं सोच रही। खैर इंतजार के सिवाय चारा नहीं था। इंतजार की घड़ियां इतनी लंबी क्यों होती है रे। कभी घड़ी की ओर तो कभी रास्ते की ओर इधर उधर तकते। आज पहली बार नर्वस हो रहा था। हर रोज तान्या से घंटों चैटिंग करता था, पर आज रूबरू होने के ख्याल से दिल में कुछ कुछ हो रहा था। कि रिसेप्शन का दरवाजा खुला, तान्या को बंद आंखों से भी पहचान लूं। माय गॉड क्या लग रही थी, सोचा था उससे लाख गुना पाया। कोई इतना भी सुंदर हो सकता है क्या। पर सोच को ब्रेक लगाता एक नजारा मेरे पूरे अस्तित्व को झकझोर गया। ये किसका हाथ थामे आ रही थी तान्या, ईश्वर करे उसका भाई हो। हाँ कई बार जिक्र तो किया था, मिहिर नाम था उसके भाई का। तान्या का दरवाजे से मुझ तक पहुंचने के दरमियान चंद पलों में हजारों सवाल जवाब आवाजाही करने लगे थे मेरे दिमाग में। मैं अपलक तान्या और उस अजनबी की जुड़ी हुई उंगलियों को शून्यम निस्क तक रहा था कि तान्या की चुटकी ने जगा दिया।
हाय गौरव जी, किसके ख्यालों में खोए हुए हो जनाब, एक नजर इधर भी। मैं हक्का बक्का सा हाथ जोड़े खड़ा हो गया। ओह हाय, वेलकम। तान्या तो गले ही लग गई मेरे। मैं हिचकिचाते गले मिला, मन में एक ही गड़मथल लिए, आखिर ये कौन है जिसका हाथ थामे तान्या आई है। बहुत जल्द ही तान्या ने विस्फोट किया। वेल मिस्टर गौरव, आप क्या समझते हैं, सरप्राइज देने में आप ही माहिर है, हम भी कुछ ऐसे ही अंदाज रखते हैं। ओके, मीट माई फियो से मिस्टर कथन मिश्रा। मैं कथन से बेइंतहा प्यार करती हूँ, कल ही हमारी सगाई पक्की हुई है। मैं आपको आज ये खुश खबर देने ही वाली थी कि आपने मुंबई आकर सरप्राइज कर दिया, तो सोचा अब रूबरू मिलवा कर ही सरप्राइज देती हूँ। कहो कैसा लगा। जब दिल में वेदना का बवंडर उठा हो तब मुंह पर हंसी। खुशी के भाव लाना सच में इंसान की अदाकारी की दर्दनाक कसौटी होती है। आंखें आबशार बहाने को बेताब थी, दिल टूटकर बिखरने को मचल रहा था, खून की बूंद बूंद जम रही थी, पर तान्या के चेहरे की खुशी के आगे मेरी पीड़ा बेमायने थी मेरे लिए। कथन से बहुत ही अपनेपन से गले मिलकर विश किया और तान्या को बधाई देते वक्त एक नजर रिसेप्शनिस्ट के ऊपर पड़ी, जो मेरे दर्द को बखूबी महसूस करती मुझे महसूस हुई। एक हाथ से वो तान्या को देने के लिए रखी चीजें टेबल के पीछे छिपाने की कोशिश कर रही थी। मेरे हालात की गवाह की आंखें भी नम दिखी। मैं, तान्या और कथन रेस्टोरेंट की ओर चल दिए। मेरी तो भूख प्यास दर्द की गर्द में खो गई थी। पल भर में रंगीनियों से रोशन जहां अंधकार की गर्ता में जा डूब रहा था, दुनिया दुश्मन लग रही थी और मन कर रहा था सब छोड़ छाड़ कर दौड़ता हुआ निकल जाऊं बिना मंजिल के रास्ते पर, या खुद को तबाह कर लूं। ऐसा लग रहा था मानो इश्क में देर हो गई, कि हीरो का किरदार मेरे भीतर घुस गया हो। एक एक पीड़ा जो उस कहानी में लिखी थी वो भुगत रहा था मेरा दिल। तान्या और कथन के साथ हंस बोल तो रहा था, पर ऐसा महसूस हो रहा था मानो खुद ही खुद के गाल पर थप्पड़ जड़कर मुस्कुरा रहा हूँ। तान्या ने कथन से कहा, कथन तुम्हें पता है ये महाशय कौन है? बेस्ट सेलर बुक इश्क में देर हो गई के लेखक मिस्टर गौरव खन्ना। कथन खुशी से चिल्ला उठा, ओह है, इश्क में देर हो गई के लेखक? मैंने मेरे प्रणय के तीसरे अनमने कोण से कहा, जी इश्क में देर हो गई। वो बरसात, उफ, कितनी तेज बारिश थी, लगता था मानो बादल ही फट गया हो। ऊपर से तेज हवा बारिश की मोटी मोटी बूंदों को लहराती हुई इधर से उधर, पहाड़ी के इस पार तो कभी उस पार पटक रही थी। ऊंचे ऊंचे चीड़ के वृक्ष लयबद्ध होकर ऐसे झूम रहे थे, मानो प्रकृति के संगीत में नृत्य कर रहे हो। पहाड़ी के कोने कोने से छोटे छोटे झरने अपना रास्ता बनाकर यूं बहने लगे, जैसे मुंह चिढ़ा रहे हों कि आज हम सभी बंधनों से मुक्त हैं। इतनी तेज बारिश में नैना दौड़ लगाते हुए उस छोटे से बस स्टॉप तक पहुंचने की भरसक प्रयत्न कर रही थी, जो थोड़ी सी चढ़ाई के बाद पहाड़ी से सटकर बना था। घने वृक्षों के बीच बसा छोटा सा खूबसूरत पहाड़ी शहर देखने में वैसे तो बहुत खूबसूरत लगता है, परंतु प्रकृति का कठोर रूप यहाँ डरावना भी लगता है। भागते भागते नैना की चप्पल टूट गई, साड़ी बदन से जा चिपकी, फिर भी जैसे तैसे बस स्टॉप तक पहुंच ही गई। सड़कें सुनसान थी। ठंड से कांपती हुई, चेहरे पर आए हुए बालों को समेटते हुए वहीं सिमटकर बैठ गई। ये बरसात जैसे तपती हुई धरती पर गिरते ही उसकी गर्मी को कुरेद जाती है, वैसे ही हमारे दिलों में बसी कुछ विशेष यादों को कुरेद कर जगा भी देती है। ऐसे ही एक बरसात की शाम को निखिल ने नैना को बाहों में भरते हुए अपने अधरों को उसके भीगे ललाट पर स्पर्श कराते हुए उसे प्रेम का अनमोल तोहफा दिया था। संकुचाई सी नैना भी निखिल की गर्म सांसों को महसूस करती हुई खुद को उसे सौंपते हुए उसके स्पर्श में खो सी गई थी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाते थे। निखिल पहले से स्कूल में शिक्षक था, जबकि नैना बीएड कर रही थी। बीएड में प्रैक्टिकल देने के लिए निखिल के स्कूल में जाना होता था, तभी से दोनों में दोस्ती हुई थी। बीएड के बाद निखिल ने ही उसको अपने स्कूल में नौकरी दिलवाई थी। हालांकि दोनों की नौकरी पक्की नहीं थी, दोस्ती धीरे धीरे प्रेम में बदल गई। नैना हमेशा दो टिफिन बनाकर लाती, एक अपने लिए दूसरा निखिल के लिए। अक्सर दोनों स्कूल के बाद लवर्स पॉइंट में जाते थे कुछ हंसी लम्हा तन्हा में बिताने के लिए, ऐसी जगह जो ऊंची चोटी पर बनी थी। देखो निखिल डूबते हुए सूरज को, ये रोज हमें देखता है, हमारे प्रेम का गवाह है। नैना के ऐसा कहते ही निखिल उसे अपने आगोश में खींच लेता और नैना भी उसकी बलिष्ठ भुजाओं में सिमटती चली जाती। एक दिन स्कूल के स्टाफ में बड़ी हलचल थी। एक नई शिक्षिका के स्वागत में तनुजा। तनुजा के पिता बहुत बड़े वकील थे, पूरा शहर उनको जानता था। वही रुतबा तनुजा के व्यक्तित्व में झलक रहा था। बोलचाल से ही चटक भटक लग रही थी। आंखों को मटकाकर बात करना एक अदा थी उसके अंदर। सुनहरे बाल, सुर्ख लाल गाल, गुलाबी होंठ सभी को उसकी तरफ आकर्षित कर रहे थे, खासतौर से सभी पुरुष स्टाफ को, जो उस वक्त उसको घेर कर खड़े थे।
तनुजा ने निखिल की तरफ हाथ मिलाने के लिए बढ़ाया तो निखिल घबराया सा हेलो कहता हुआ पीछे हट गया। तनुजा ने निखिल के बराबर वाली कुर्सी को ही अपना बना लिया, ये कहते हुए कि दोनों का विषय एक ही है तो कुछ पूछने के लिए ठीक रहेगा। निखिल गरीब घर से था, बहुत महत्वाकांक्षी भी। अपने पैर जमाने की कोशिश में लगा रहता था, परंतु हर बार असफल हो जाता था। धीरे धीरे तनुजा और निखिल में ज्यादा बातचीत होने लगी। अक्सर तनुजा अपने पिता के ऊंचे लोगों से अच्छे संबंध गिनाती रहती थी और निखिल को भरोसा दिलाती थी कि उसके पिता उसकी चुटकी में कहीं भी अच्छी जॉब लगा देंगे। अब जब भी निखिल और नैना साथ में होते तो निखिल तनुजा की तारीफ कर ही देता था, परंतु नैना को तो अपने प्यार में पूरा भरोसा था। तनुजा अक्सर निखिल के सामने ही नैना के पहनावे की भी मजाक उड़ा देती। उस वक्त निखिल की खामोशी देख नैना को बहुत दुख होता था। अरे निखिल, आज तुमने टिफिन नहीं खाया? हाँ, वो आज तनुजा टिफिन लाई थी तो उसके साथ ही खा लिया। उसके लिए भले ही छोटी सी बात हो, परंतु नैना को अंदर तक चुभ गई थी ये बात। उसकी बेरुखी बढ़ती जा रही थी। उसे अपना सब कुछ सौंप चुकी थी, बुरा कैसे नहीं लगता। नैना ने भी तनुजा की तरह खुद को संवारना शुरू किया, परंतु निखिल पहले की तरह ध्यान नहीं देता था। शिकायत करने पर हमेशा यही बोलता, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन नैना की तबीयत खराब हो गई। हाफ डे लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने जो बताया उसे सुनकर नैना के पैरों तले जमीन खिसक गई। आप प्रेग्नेंट हो? नैना ने जल्दी से निखिल को फोन करके बुलाया, उसे सारी बात बताई। जितनी जल्दी हो सके एबॉर्शन करा लो। मैं अभी खुद सेटल नहीं हूँ, तुम दोनों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मुझे बहुत कुछ करना है लाइफ में। शादी कर लेते हैं। पागल हो क्या? मैं माँ और 2 बहनों का बोझ नहीं उठा पा रहा हूँ तो तुम दोनों। निखिल के झल्लाने से नैना डर गई। कुछ दिनों तक निखिल से मनुहार करती रही कि इस स्थिति के लिए वो भी बराबर जिम्मेदार है, उसे अकेला न छोड़े। अकेले कहाँ अस्पताल के चक्कर काटेगी, लोगों को पता चल गया तो। परंतु निखिल का दबाव बढ़ने से एक दिन नैना मुंह छिपाते हुए अस्पताल गई, इस प्रेम भरी पाप की निशानी को खत्म करने। बहुत डरी हुई कि नर्स और डॉक्टर को क्या बोलेगी। निखिल अंदर नहीं आया, बाहर ही नजर गड़ाकर खड़ा था। थोड़ी देर बाद नैना घर लौट आए। निखिल आश्वस्त था कि नैना ने वैसा ही किया जैसा वो चाहता था। निखिल के व्यवहार से नैना टूटती चली गई। एक दिन पता चला कि निखिल की एक बड़े शहर में बहुत अच्छी नौकरी लग गई। नैना से जल्द मिलने का वादा कर निखिल चला गया। कुछ दिन बाद तनुजा भी स्कूल छोड़कर चली गई। स्टाफ में दबे मुंह बातें तो होती थी कि शायद निखिल और तनुजा ने शादी कर ली, परंतु नैना का मन नहीं मानता था। निखिल फिर लौटकर नहीं आया। पीछे छूट गई नैना और उसके दिल में बसी पहले प्यार की कड़वी यादें। उस शहर में रहकर निखिल के प्यार और धोखे को भुला पाना मुश्किल था। वो स्कूल का स्टाफ रूम, पहाड़ी नदी का किनारा या फिर प्रेमी युगल के लिए बनाए गए लवर्स पॉइंट, एक एक जगह उसकी अधूरी कहानी का एहसास दिलाते थे। नैना भी उस जगह को छोड़कर दूसरे शहर चली गई और वहीं पढ़ाने लगी। बारिश की झड़ी थम चुकी थी और बस स्टॉप में बैठी नैना की आंखों में आंसुओं की झड़ी चालू थी। 15 साल बीत गए, आज भी जब जब बरसात होती है निखिल का धोखा एक प्रेम भरी गलती के रूप में आंसू बनकर टपकने लगता है। पल्लू से चेहरे को साफ कर टूटी चप्पल को थामे जैसे ही चलने लगी एक बड़ी सी गाड़ी उसके सामने रुक गई। कुछ जाना पहचाना सा चेहरा उसमें से उतरकर उसकी ओर आने लगा। बहुत दिनों से तुम्हें खोज रहा था, आज जाकर मिली हो। कैसी हो नैना? निखिल को इतने सालों बाद अचानक सामने देखकर नैना के चेहरे में क्रोध, घृणा और आश्चर्य के मिश्रित भाव उभरने लगे। उस पल नैना अपने अंदर उमड़ते भावों को शब्दों का रूप न दे सकी। मैं तुम्हारा दोषी हूँ। बहुत बार तुम्हें सच्चाई बताने की सोची लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। तनुजा के पिता ने मेरी बहुत अच्छी नौकरी लगवाई थी, लेकिन शर्त ये थी कि तनुजा से शादी करनी होगी। ऊंचा ओहदा पाने के लालच में सब कुछ भूल गया और स्वार्थी बन गया। शादी के 15 साल बाद भी बेऔलाद हूँ। तनुजा कभी मां नहीं बन सकती थी, ये बात मुझसे छुपाई गई थी। शायद ईश्वर ने मेरे पाप का फल मुझे दिया है। उस वक्त तुम कितनी पीड़ा से गुजरी होगी उसका एहसास मुझे दिन रात कटोचता रहता है। बहुत हिम्मत करके तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। मेरा गुनाह माफी योग्य तो नहीं है, फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। वो मुझे ये भी पता चला कि तुमने शादी क्यों नहीं की, क्या मैं उसे एक बार। निखिल अपनी बात पूरी करता कि तभी दूसरी तरफ से एक 15 साल का लड़का हाथ में शाल लिए दौड़ता हुआ नैना की तरफ आया। माँ, मुझे पता था यही मिलोगी, भी गई न, ये लो शाल, जल्दी हो वरना ठंड लग जाएगी। अब चलो घर।
नैना मुस्कुराते हुए अपनी चुनी हुई मंजिल के साथ हाथ पकड़कर खुशी खुशी चल दी। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, मन में ईश्वर का धन्यवाद करते हुए कि अगर उस दिन अस्पताल में उसको हिम्मत न दी हुई होती तो आज उसका बेटा प्रेम उसके साथ नहीं होता। निखिल आश्चर्य और भावुक होकर सजल नेत्रों से अपने अंश को जाते हुए देख रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि वो कितना तुच्छ निकला। आज उस मंजिल का हमराही वो भी हो सकता था, परंतु अपने स्वार्थ के चलते उसने ये सुख हमेशा के लिए खो दिया। प्यार का एहसास इतना खूबसूरत होता है, मुझे नहीं पता था। आज जब मुझे प्यार हुआ तो मालूम हुआ कि प्यार का एहसास जब होता है तो कितना अच्छा लगता है। क्या क्या करने का मन नहीं करता। ऐसा ही आज मेरे साथ हो रहा था। मैं अपने कमरे में अपने बेड पर खूब उछल रही कूद रही, कहीं अपनी तकियों को इधर उधर फेंकना तो अपने बेड पर पड़े बहुत सारे टेडी बियर्स को मैंने खुशी के मारे पूरे कमरे में फैला दिया, तो कहीं मेरा गाना गाना। ऐसा लग रहा था कि आसमान में उड़ने लगी हूँ मैं। बहुत खुश थी आज मैं कि मुझे भी प्यार हो गया, पर उदास भी थी क्योंकि सिर्फ मुझे ही प्यार हुआ था। जिससे हुआ था प्यार मुझे, उसका तो मुझे पता ही नहीं था। मुझे ये भी नहीं पता था कि उसने कभी मुझे देखा भी होगा ठीक से। किसे बताऊं किसे? सलोनी को बताती हूँ। सलोनी मेरी बचपन की दोस्त थी, मैं उससे अपनी हर बात बताती थी। आज भी मैंने उसी को बताने के लिए कॉल की, उसने फोन ही नहीं उठाया। मैंने लगातार उसे 4 कॉल की, फिर भी उसने फोन नहीं उठाया। अब तो किसी और को बता भी नहीं सकती थी, उसकी कॉल का वेट ही करना था। मैंने किचन में जाकर कुछ बनाने की सोची, देखा तो कुछ नूडल्स पड़े थे, मैंने वो बनने रख दिए और किचन में ही खड़े होकर उसके बारे में ही सोचे जा रही थी। कभी मैंने सोचा नहीं था कि मुझे प्यार हो सकता है। मैं नूडल्स खाने लगी कि सलोनी की कॉल आ गई। हाय, कैसी है तू? शिवांगी, मैं बहुत अच्छी हूँ, तू बता। अच्छा, बहुत अच्छी है। आखिर बात क्या है जो इतनी खुश लग रही है, बता ना। सलोनी, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे प्यार हो गया है। तू कब आएगी यार? तेरे अलावा मैं अपनी ये खुशी किसी के साथ बांट भी नहीं सकती। जल्दी आजा तू बस। ओके ओके, आ जाऊंगी, पर प्यार हुआ किससे है तुझे ये भी तो बता। आखिर वो खुशकिस्मत लड़का है कौन जो हमारी शिवांगी को पसंद आ गया? वो, बोल ना, मुझसे वेट नहीं हो रहा। जब आएगी तो दिखाऊंगी, अभी नहीं बता रही। अच्छा, तो अब बीएफ बन गया तो तू मुझे भूल जाएगी? चल चुपचाप बता दे कौन है वो, ये शिवांगी बता ना प्लीज। विशाल। क्या? हाँ, पर उसे तुझे प्यार कैसे? वो तो देखता भी नहीं है तेरी तरफ, कहा वो और कहा तू। अरे पागल, सिर्फ मुझे उससे प्यार हुआ है अभी, ये वन साइड लव है और मुझे पूरा भरोसा है बहुत जल्दी ये टू साइड ही जाएगा। हाँ, मुझे पता है कि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, लड़कियां उस पर मरती हैं और वो किसी को घास भी नहीं डालता है सिवाय उस पर किटी के। पर अब मुझे उससे प्यार हो गया तो मैं क्या करूँ? अब तू जल्दी से आजा बस, अभी मेरे ट्यूशन वाले बच्चे आ गए हैं, मैं कॉल रख रही हूँ। और बता कब आएगी तू? कल आ जाऊंगी। ओके अंडरस्को 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 अंडरस्को, ओके बाय। आज मैं बहुत खुश थी और मैंने सारे बच्चों के लिए चॉकलेट ली। दीदी, आज ना चॉकलेट डे है, ना ही आपका और न ही हमारा बर्थडे, फिर ये चॉकलेट क्यों? छुटकू ने चॉकलेट लेते हुए मुझसे पूछा। आज दीदी बहुत खुश है, बस इसलिए दी है। चलो अभी कोई सवाल जवाब नहीं, चलो बुक खोलो अपनी। मॉम डैड के एक्सीडेंट के बाद अब मैं अकेली रह गई थी। अपनी स्टडी के लिए मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और अपने घर एक पोर्शन मैंने रेंट पर दे दिया था, जिससे मैं अपना पूरा खर्चा निकालती थी। कभी कभी डैड मॉम की बहुत याद आती थी तो सलोनी की मॉम के पास चली जाती थी, वो मुझे बिल्कुल अपनी बेटी मानती थी। डिनर के बाद मैं अपने रूम में बैठी उसे सोशल मीडिया पर देख रही थी। फेसबुक पर चेक किया तो उसकी प्रोफाइल मिल गई। कितने अच्छे अच्छे फोटो थे, वो किसी हीरो से कम नहीं लगता था। मैं फिर फोन बंद करके सो गई। सुबह उठी, जल्दी जल्दी रेडी होकर मैं कॉलेज चली गई। आज कुछ खाने को था भी नहीं, बिना कुछ खाए मैं कॉलेज चली गई। आज मैं पूरी टाइम क्लास में उसे ही देखती रही। आज पहली बार मैं क्लास में सबसे लास्ट शीट पर बैठी थी। मैं बहुत ही सिंपल और सुलझी हुई लड़की थी, मुझे ज्यादा फैशन में रहना, एटीट्यूड दिखाना ये सब नहीं आता था। टीचर क्लास में जो भी पढ़ाते थे मैं वो सब पढ़ती थी, इसलिए हर टीचर की मैं फेवरेट थी। क्लास में सब मुझे फेवरेट चासमिश बुलाते थे। आज हमारी इंग्लिश की टीचर जब क्लास में आई तो फर्स्ट शीट पर मैं उन्हें कहीं नजर नहीं आई। उन्होंने पीछे की ओर नजर दौड़ा कर देखा। शिवांगी, आज तुम इतनी लास्ट में क्यों बैठो हो? पूरी क्लास मुझे मुड़कर देखने लगी, जैसे मानो कि मैं कोई एलियन हूँ। वो मैम, आज मैं लेट हो गई तो इसलिए।
विशाल बड़े ही ध्यान से मुझे देख रहा था। वो मुझे बहुत ही सीधी साधी लड़की समझता था, जैसे बिल्कुल अच्छी बाली और छोटी बच्ची जैसा समझता था। क्योंकि मेरी क्लास में हर किसी का अफर था सिवाय मेरे। आज उसने क्लास में मुझे कई बार मुड़कर देखा। वो भी सोच रहा होगा कि आखिर मुझे क्या हो गया है। कॉलेज खत्म होने के बाद मैं बस स्टॉप पर बस का वेट कर रही थी। विशाल अपनी जेब फहाना के साथ बाइक से आया। उसे देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। पता नहीं क्यों आज वो मुझे देखता हुआ गया। मैं तो बस इतने में ही खुश हो गई। घर पहुंची तो देखा कि सलोनी आ चुकी थी। सलोनी, मैं भागकर उसके गले लग गई। उसका और मेरा घर पास में ही था। एक एहसास, प्यार का एहसास इतना खूबसूरत होता है मुझे नहीं पता था। आज जब मुझे प्यार हुआ तो मालूम हुआ कि प्यार का एहसास जब होता है तो कितना अच्छा लगता है। क्या क्या करने का मन नहीं करता। ऐसा ही आज मेरे साथ हो रहा था। मैं अपने कमरे में अपने बेड पर खूब उछल रही कूद रही, कहीं अपनी तकियों को इधर उधर फेंकना तो अपने बेड पर पड़े बहुत सारे टेडी बियर्स को मैंने खुशी के मारे पूरे कमरे में फैला दिया, तो कहीं मेरा गाना गाना। ऐसा लग रहा था कि आसमान में उड़ने लगी हूँ। मैं बहुत खुश थी आज मैं कि मुझे भी प्यार हो गया, पर उदास भी थी क्योंकि सिर्फ मुझे ही प्यार हुआ था। जिससे हुआ था प्यार मुझे उसका तो मुझे पता ही नहीं था। मुझे ये भी नहीं पता था कि उसने कभी मुझे देखा भी होगा ठीक से। किसे बताऊं किसे? सलोनी को बताती हूँ। सलोनी मेरी बचपन की दोस्त थी। मैं उससे अपनी हर बात बताती थी। आज भी मैंने उसी को बताने के लिए कॉल की, उसने फोन ही नहीं उठाया। मैंने लगातार उसे 4 कॉल की, फिर भी उसने फोन नहीं उठाया। अब तो किसी और को बता भी नहीं सकती थी, उसकी कॉल का वेट ही करना था। मैंने किचन में जाकर कुछ बनाने की सोची, देखा तो कुछ नूडल्स पड़े थे। मैंने वो बनने रख दिए और किचन में ही खड़े होकर उसके बारे में ही सोचे जा रही थी। कभी मैंने सोचा नहीं था कि मुझे प्यार हो सकता है। मैं नूडल्स खाने लगी कि सलोनी की कॉल आ गई। हाय, कैसी है तू? शिवांगी, मैं बहुत अच्छी हूँ, तू बता। अच्छा, बहुत अच्छी है। आखिर बात क्या है जो इतनी खुश लग रही है, बता ना। सलोनी, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे प्यार हो गया है। तू कब आएगी यार? तेरे अलावा मैं अपनी ये खुशी किसी के साथ बांट भी नहीं सकती। जल्दी आजा तू बस। ओके ओके, आ जाऊंगी, पर प्यार हुआ किससे है तुझे ये भी तो बता। आखिर वो खुशकिस्मत लड़का है कौन जो हमारी शिवांगी को पसंद आ गया? वो, बोल ना, मुझसे वेट नहीं हो रहा। जब आएगी तो दिखाऊंगी, अभी नहीं बता रही। अच्छा, तो अब बीएफ बन गया तो तू मुझे भूल जाएगी? चल चुपचाप बता दे कौन है वो, ये शिवांगी बता ना प्लीज। विशाल, क्या? हाँ, पर उसे तुझे प्यार कैसे? वो तो देखता भी नहीं है तेरी तरफ, कहा वो और कहा तू। अरे पागल, सिर्फ मुझे उससे प्यार हुआ है अभी। ये वन साइड लव है और मुझे पूरा भरोसा है बहुत जल्दी ये टू साइड ही जाएगा। हाँ, मुझे पता है कि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, लड़कियां उस पर मरती हैं और वो किसी को घास भी नहीं डालता है सिवाय उस पर किटी के। पर अब मुझे उससे प्यार हो गया तो मैं क्या करूँ? अब तू जल्दी से आजा बस, अभी मेरे ट्यूशन वाले बच्चे आ गए हैं। मैं कॉल रख रही हूँ, और बता कब आएगी तू? कल आ जाऊंगी। ओके अंडरस्को 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 ओके बाय। आज मैं बहुत खुश थी और मैंने सारे बच्चों के लिए चॉकलेट ली। दीदी, आज ना चॉकलेट डे है, ना ही आपका और न ही हमारा बर्थडे, फिर ये चॉकलेट क्यों? छुटकू ने चॉकलेट लेते हुए मुझसे पूछा। आज दीदी बहुत खुश है बस इसलिए दी है। चलो अभी कोई सवाल जवाब नहीं, चलो बुक खोलो अपनी। मॉम डैड के एक्सीडेंट के बाद अब मैं अकेली रह गई थी। अपनी स्टडी के लिए मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और अपने घर एक पोर्शन मैंने रेंट पर दे दिया था, जिससे मैं अपना पूरा खर्चा निकालती थी। कभी कभी डैड मॉम की बहुत याद आती थी तो सलोनी की मॉम के पास चली जाती थी। वो मुझे बिल्कुल अपनी बेटी मानती थी। डिनर के बाद मैं अपने रूम में बैठी उसे सोशल मीडिया पर देख रही थी। फेसबुक पर चेक किया तो उसकी प्रोफाइल मिल गई। कितने अच्छे अच्छे फोटो थे, वो किसी हीरो से कम नहीं लगता था। मैं फिर फोन बंद करके सो गई। सुबह उठी, जल्दी जल्दी रेडी होकर मैं कॉलेज चली गई। आज कुछ खाने को था भी नहीं, बिना कुछ खाए मैं कॉलेज चली गई। आज मैं पूरी टाइम क्लास में उसे ही देखती रही। आज पहली बार मैं क्लास में सबसे लास्ट शीट पर बैठी थी। मैं बहुत ही सिंपल और सुलझी हुई लड़की थी। मुझे ज्यादा फैशन में रहना, एटीट्यूड दिखाना ये सब नहीं आता था। टीचर क्लास में जो भी पढ़ाते थे मैं वो सब पढ़ती थी, इसलिए हर टीचर की मैं फेवरेट थी। क्लास में सब मुझे फेवरेट चासमिश बुलाते थे। आज हमारी इंग्लिश की टीचर जब क्लास में आई तो फर्स्ट शीट पर मैं उन्हें कहीं नजर नहीं आई। उन्होंने पीछे की ओर नजर दौड़ा कर देखा। शिवांगी, आज तुम इतनी लास्ट में क्यों बैठो हो? पूरी क्लास मुझे मुड़कर देखने लगी, जैसे मानो कि मैं कोई एलियन हूँ। वो मैम, आज मैं लेट हो गई तो इसलिए।
विशाल बड़े ही ध्यान से मुझे देख रहा था। वो मुझे बहुत ही सीधी साधी लड़की समझता था, जैसे बिल्कुल अच्छी बाली और छोटी बच्ची जैसा समझता था। क्योंकि मेरी क्लास में हर किसी का अफर था सिवाय मेरे। आज उसने क्लास में मुझे कई बार मुड़कर देखा। वो भी सोच रहा होगा कि आखिर मुझे क्या हो गया है। कॉलेज खत्म होने के बाद मैं बस स्टॉप पर बस का वेट कर रही थी। विशाल अपनी जेफ फहाना के साथ बाइक से आया। उसे देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। पता नहीं क्यों आज वो मुझे देखता हुआ गया। मैं तो बस इतने में ही खुश हो गई। घर पहुंची तो देखा कि सलोनी आ चुकी थी। सलोनी, मैं भागकर उसके गले लग गई। उसका और मेरा घर पास में ही था। मैं उसे अपने कमरे में ले आई। पता है सलोनी, आज क्लास में विशाल ने मुझे बहुत बार देखा था। आई एम सो हैप्पी। शिवांगी, तू पागल मत हो जाना। पागल तो मैं हो चुकी हूँ सलोनी विशाल के प्यार में। मैं और सलोनी क्लास जाने लगे। लंच टाइम वो अपने बीएफ के साथ लंच करती और मैं विशाल के सपने देखती कि एक दिन मैं और विशाल भी एक साथ ऐसे ही लंच किया करेंगे। ऐसे ही कई महीने गुजर गए। मैं अब वो सारे काम करने लगी जो मैं कभी नहीं करती थी। सब चौंक जाते थे जब भी मैं कोई नया काम करती थी, और कहीं न कहीं विशाल भी शौक था मेरे नए नए कामों को देखकर। आज मैं, सलोनी और उसका बीएफ आशीष, हम तीनों ग्राउंड में बैठे थे। तभी अहाना मेरे पास आए और कहने लगी, ये चांस मिस, देख रही हूँ मैं तुम्हें प्यार करने लगी हो ना विशाल से। पर विशाल तुम जैसी लड़की को घास भी नहीं डालता, इसलिए उसे घूरना बंद कर दो। हाँ करती हूँ मैं उससे प्यार। तो मैंने तुम्हें रोका कभी कि उसके साथ मत घूमा करो या उसे प्यार मत करो। और रही बात मेरी जैसी लड़की की, तो जिस दिन उसे तुम्हारे अफेयर्स के बारे में पता चलेगा ना, उस दिन वो तुम्हें छोड़कर मेरे पास आएगा। ये मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि विशाल तुम्हें छोड़कर मेरे पास आएगा। चलो सलोनी। हम तीनों वहां से आ गए। वो सिर्फ गुस्से में अपना मुंह बनाते रह गई। क्या बात है शिवांगी, विशाल के प्यार ने तो तुझे सच में बदल के रख दिया। ग्रेट। चले अभी अंडरस्को 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 अंडरस्को। हाँ, आज हमारे कॉलेज में गेम्स थे। मुझे पता चला कि विशाल बास्केटबॉल खेल रहा है। मुझे कभी भी गेम्स देखना पसंद नहीं था, ना ही मैं कभी जाती थी। पर जब से विशाल से प्यार हुआ है मैं बिल्कुल बदल गई। और आज मैं गेम्स देखने पहुंच गई तो सारे बच्चे उनको देखने की बजाय मुझे देखने लगे। फेवरेट चश्मिश। और यहाँ सारे एक आवाज में बोले। विशाल ने भी एक नजर मुझे देखा। मैं खुश हो गई और देखने बैठ गई। ये देखकर उसकी जिया फहाना मेरे पास आए और मुझे एक साइड के गई। कितने दिनों से देख रही हूँ, मेरे कहने के बाद भी तुमने घूरना बंद नहीं किया विशाल को, और आज यहाँ भी आ गई विशाल के लिए। उसे देखना बंद कर दो, वरना तुम मुझे नहीं जानती मैं क्या चीज हूँ। तुम जैसी मिडिल क्लास लड़की ऐसा ही करती है। जहाँ अमीर लड़के देखे नहीं डोरे डालने स्टार्ट कर दिए। वो इतना कहकर वहां से चली गई, और आज ना जाने क्यों मैं रो गई और मैं वहां से आ गई रोकर। मैंने आते हुए एक बार मुड़कर विशाल को देखा तो वो भी मुझ देख रहा था, और मैं सीधा अपने घर आ गई। पूरा एक हफ्ता बीत चला था, मैं कॉलेज नहीं गई। सलोनी मुझसे हर रोज कहती कि मैं कॉलेज चलूं, पर मैं उससे कह देती कि एग्जाम आने वाले हैं इसलिए नहीं जा रही। क्योंकि अगर मैं उसे बताती तो वो अहाना से लड़ जाती जाकर, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं बताया। आज मैं दोपहर में टीवी देख रही थी कि मेरे क्लासमेट विहान की कॉल आई। एक बार मैंने गुस्से से कॉल ही नहीं उठाई। जब दोबारा फोन आया तो मैंने कॉल रिसीव की। शिवांगी, कॉलेज क्यों नहीं आ रही? एग्जाम की तैयारी कर रही, इसलिए कोई काम था क्या? वो आज मेरा जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तो मैं पार्टी दे रहा हूँ और अपने क्लास के सभी स्टूडेंट को बुलाया है। वैसे तो मुझे पता है कि तू कहीं नहीं जाती, पर कुछ महीनों से तू चेंज हो गई है। वो सब कर रही है जो कभी नहीं किया। तो प्लीज आ जाना ना। अगर हमारे कॉलेज की टॉपर गर्ल मेरी पार्टी में आएगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। आ जाना प्लीज। ओके, मैं जरूर आऊंगी। उसकी कॉल करते ही मैंने सलोनी को कॉल लगाया। पता चला कि वो भी जा रही है। मैंने उसे घर आने के लिए कहा। सलोनी, मैं क्या पहनूं? तू तो इतनी सुंदर लग रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूं। उसने मेरी अलमीरा से ब्लैक मिडी निकली। तू ये पहन के जाएगी और बता दे अहाना की बच्ची को मेरी शिवांगी किसी से कम नहीं। मैं जल्दी से चेंज करके आई और सलोनी ने मुझे बहुत अच्छे से तैयार किया, और आज मैंने ब्लैक इयरिंग भी पहने थे। कैसी लग रही हूँ? बहुत बहुत सुंदर। फिर चलो। हम दोनों विहान के बर्थडे पार्टी में पहुंच गए। उसने ये पार्टी एक होटल में दी थी। सभी आ चुके थे। विहान मेरा ही इंतजार कर रहा था। अरे आ गई शिवांगी, आई एम सो हैप्पी कि तू मेरे बर्थडे पार्टी में शामिल हुई। मैंने उसे गिफ्ट देते हुए बर्थडे विश किया। सब मुझे ही घूरे जा रहे थे, और एक लड़के ने पूछ भी लिया, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक। तुम सब ऐसे क्यों देख रहे ही मुझे? पार्टी एंजॉय करो ना। बहुत मजा आया।
सलोनी तो अपने बीएफ के साथ थी डांस कर रही। मैं एक साइड खड़े होकर विशाल को देख रही थी, वो भी डांस तो कर रहा था पर देख मुझे ही रहा था। अहाना बार बार उसका फेस मेरी तरफ से हटाती और फिर विशाल ने मुझे डांस के लिए खींच लिया। अहाना बिल्कुल जल गई और बीच से ही उसे के गई। विशाल ने ड्रिंक भी की थी, कभी न करने की वजह से एक पैक में ही उसे बहुत चढ़ गई। वो नशे में एक साइड बैठ गया। मैं उस पर ही ध्यान रख रही थी क्योंकि वो अनकंट्रोल हो रहा था। पार्टी खत्म हुई, धीरे धीरे सब जाने लगे और विशाल की उल्टी हो गई। विहान ने अहाना से बोला, अहाना विशाल को संभालो, उसे लेकर जाओ और मुंह धुलवा कर ले आओ। इस साइड है वॉशरूम। छी, मुझसे नहीं होगा, इसको वॉमिटिंग हो रही, मुझे देखकर ही हो जाएगी, मैं नहीं संभाल सकती। वो पार्टी से चली गई। मैंने भागकर विशाल को पकड़ा और उसे वॉशरूम तक के गई। वहां उसकी शर्ट को साफ करवाया, मुंह धुलवाकर बाहर लाई उसे। विहान ये तो होश में ही नहीं है, घर भेजना ठीक नहीं है, इसके डैड को बुरा लगेगा, ड्रिंक की हुई है इसने। हाँ यार, मैं भी नहीं ले जा सकता मेरे डैड को, तू जानती है। फिर मैं अपने घर ले जाती हूँ, जब उसे होश आएगा तो मैं बता दूंगी, तुम बस ऑटो में हम लोग को बिठा दो। ओके, थैंक यू शिवांगी मेरे दोस्त का ख्याल रखने के लिए। अहाना कितनी धोखेबाज निकली। मैं उसे अपने घर ले आई। चल सलोनी, तू भी चली जा घर। ओके। मैंने उसका कोट निकाला और सिर के नीचे तकिया रख दी और वही बैठी उसे देख रही थी। ना जाने कब आंख लग गई और मैं उसके हाथ पर अपना सर रखकर फर्श पर बैठे बैठे ही सो गई। उसका नशा कम होने पर वो रात को उठा। मेरी भी आंख खुल गई, मैं एकदम खड़ी हो गई। मैं थोड़ी सी सकुचा गई। वो विशाल, आप बहुत नशे में थे तो। उसने मेरे होठों पर अपनी उंगलियां रख दी और मुझे चुप करा दिया। मैं थोड़ी डरी हुई सी थी। शिवांगी, आज मुझे तुम्हारे प्यार का एहसास हो गया, आज मुझे समझ आ गया। और उस दिन से ही मुझे पता है, जब अहाना ने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मैंने सुन लिया था। मुझे उसी दिन से समझ आ गया था कि कोई सच्चा प्यार करता है, बस एक बहाना चाहिए था उसके टाइम पास को बाहर लाने का। मैं बहुत दिनों से तुम्हें नोटिस कर रहा था और जब तुम कॉलेज नहीं आई तो बहुत बुरा लगता था। आई लव यू शिवांगी, उसने अपने दोनों हाथों को फैलाकर कहा। मैं जल्दी से उसके गले लग गई। आज उसे मेरे प्यार का एहसास हो ही गया। आज मैं बहुत खुश थी। फुर्सत नहीं। हाय, कहाँ हो? न कोई कॉल न कोई मैसेज। बीजी था। बीजी थे या इग्नोर कर रहे थे मुझे? नहीं बीजी था। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। लेकिन तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, जस्ट बीजी लाइक हेल्प। मैं मैसेज न करती तो न तुम मैसेज करते और न कॉल करते। करता, जैसे ही फुर्सत मिलती तभी करता। और फुर्सत कब मिलती, कहना मुश्किल है। यही तो कह रही हूँ कि इग्नोर किया जा रहा है मुझे। तुम्हें परवाह है? परवाह है तभी तो कॉल की। लेकिन तुम्हें है परवाह कि मैं तुम्हारे कॉल न करने से, मैसेज न करने से कितनी परेशान हूँ? तुम परेशान हो? तुम्हारी पोस्ट्स देखकर तो नहीं लगता। परेशान इंसान ऐसी भद्दे मजाक भरी पोस्ट करता है, ये पहली बार पता लगा। तुम मेरी पोस्ट्स देख रहे थे? देखता नहीं, न्यूज़ फीडबैक में दिख जाते हैं। तुम्हारे विचार से मैं खुश हूँ लेकिन परेशान होने का ड्रामा कर रही हूँ। ऐसा तो नहीं कहा मैंने, लेकिन तुम्हारी पोस्ट्स और दूसरे लोगों की पोस्ट्स पर तुम्हारे कमेंट्स देखकर लगा कि तुम ठीक हो और अपनी दुनिया में मस्त हो। और इसी वजह से तुम दूरियां बढ़ा रहे हो। दूरियां और नजदीकियां, वो भी इस आभासी दुनिया में। इस आभासी दुनिया के रिश्ते भी आभासी है। इसे समझने के लिए एक दर्द का दरिया पार किया है, बहुत सहा है, लेकिन अब सहना मुश्किल है, इसलिए वास्तविक दुनिया की वास्तविक चीजों में खुद को तलाश कर रहा हूँ। तो ये है वजह मुझे इग्नोर करने की। नहीं, अभी वास्तविक दुनिया की वास्तविक चीजों से दो चार हो रहा हूँ। फुर्सत मिलते ही मिलता हूँ तुमसे। कभी मिलेगी फुर्सत, पता नहीं। पहला प्यार, एक नया एहसास। वो प्यार भरी बातें, तेज धड़कने, थोड़ी सी घबराहट और उनकी यादें। आपका निःशब्द होना या कभी बोल ही नहीं पाना। कि जब कभी अपने आप की खबर ही न रहे। आपका अस्तित्व किसी और में घुलता जाए और सारी बातें मन ही मन में चलती रहें। न वो कुछ कहे न आप कुछ सुनो। बस ऐसे ही चलता जाए प्यार के पहले एहसास में, जो पहली बार हो जाए। कभी कभी ये प्यार है या और कुछ समझने की मुश्किलें बढ़ाता है। दूसरी तरफ एक क्यों मैं आपको कहीं छोड़ जाता है। अचानक से किसी का अच्छा लगना, फिर एक मुलाकात में पूरी जिंदगी बन जाना, क्या ये पहले प्यार का यही एहसास कहलाता है? जो आपको आपके जीवन में स्वीकार करता है, कुछ ऐसा हो जाता है जो पहले कभी नहीं हो पाता है। फिर एक दिन अचानक से आभास कराता है कि कहीं प्यार तो नहीं हो रहा। मन ही मन में बड़े सवाल उठाता है, पता नहीं हाँ या नहीं।
बड़ी उलझने मचाता है, लेकिन मन के वो जगते एहसासों को ये यकीन दिलाता है कि प्यार हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें प्यार हो रहा है। फिर दिल की गुनगुनाहट को प्यार के मीठे बोलों में घुलाता है। ये यकीन दिलाता है, फिर तुझे तुझी से खुद को चुराता है। तेरी चाहतों के छाए सुरूर में कुछ इस कदर हर पल एक जगह नजर आ जाता है। न में हर पल की बेचैनी महसूस कराता है। सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी सी महसूस करवाता है। कभी कभी तो उसका जिक्र छिड़ते ही प्यार की खुशबू सी उड़ाता है। फिर अचानक से उसका नाम सुनते ही मानो दिल में जोरों की धड़कने धड़काता है। रातों की इधर उधर करवटों में सिमट सा जाता है, जैसे रोज की आदतों को दर्शाता है। अचानक आंखों का बंद होना जैसे एक नई सुबह के इंतजार में ले जाता है। फिर धीरे धीरे मानो ऐसा लगने लगता जैसे वो साथ हो अगर तो जिंदगी और भी हसीन हो जाए, उसके मिलते ही सारी ख्वाहिशें दे जाए। मानो चेहरे का नया निखार पाता है। फिर दोस्तों के छेड़ने पर शर्माकर मुंह छिपाना जोर का लुभाता है। कभी न पसंद आने वाली बेतुकी बचकानी बातें भी उनकी एक समय बाद प्यारी बताता है। एक दूसरे के धर्म को न समझते हुए भी एक दूसरे की जीवन शैली को अपनाता है। आप मैं से हम बन जाते आपके बिना पता लगे ही ये आपको बताता है। उसके साथ घंटों बात करने के बाद भी लगता कि काश थोड़ा और वक्त मिल जाता। बस एक आखिरी प्रश्न सबके लिए यही छोड़ जाता कि क्या आपने भी महसूस किया पहले प्यार के पहले एहसास को।